ख़वातीनो हज़रात एंड माय फेलो वैल्यू इन्वेस्टर्स। और आज की स्पेशल वीडियो आपको पता है मंथ के शुरू की हमारी सबसे स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज और आपके प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की है और आप देख रहे होंगे कि मैं इससे काफ़ी खुश भी हूँ कि जितना ज़्यादा हम इस इनिशिएटिव को जो है रेगुलर बना रहे हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आए हुए हैं। अब्दुल राफे साहब ने पीएसओ की आउटलुक पूछी हुई है अगले 5-10 सालों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पीएसओ कितना अच्छा है। इसके साथ साथ फहद अली साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के अगर हम टियर 1 सिटी में रहते हैं तो हमारे लिए फायर का नंबर, यानी कि वो नंबर जिससे हम अपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं पैसिव इनकम से क्रिएट कर सकते हैं, वो टारगेट क्या होना चाहिए। फिर ये जो यूएसए ईरान की वॉर चल रही है और ऑयल प्राइसेस कभी थोड़ी ऊपर चली जाती हैं, इससे ओजीडीसी पीपीएल की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट क्या होगा। और इसके साथ साथ एआई का दौर आ रहा है, तो क्या सिस्टम्स लिमिटेड इस टेक्नोलॉजी चेंज से प्रोटेक्टेड है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके साथ साथ अली ने पूछा हुआ है कि कंपाउंडिंग तो हम कर रहे हैं मंथली, लेकिन इसके साथ साथ इनकम कैसे बढ़ानी है, इनकम बढ़ाने की कोई टिप्स बताएं ताकि हमारी जो मंथली एसआईपी है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाए। और आज का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन फसीउल हसन साहब ने पूछा है, और वो पूछते हैं कि ये जो ओवरनाइट कभी बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है और अगले दिन पता होता है कि मार्केट ने जो है 5,000-4,000 पॉइंट ऊपर ओपन होना है, तो उस चीज़ का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर एड्यू स्पेशल एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल राफे साहब के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये मेरे पास स्क्रीन पे भी आ गया है। पीएसओ आउटलुक एज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक, टाइम होराइजन 5 to 10 ईयर्स प्लस। तो देखें तो पीएसओ का जो बिज़नेस है वो बेसिकली होता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनका एक ओएमसी मार्जिन जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। और हमने इस पे एक बड़ी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है ओएमसीज के ऊपर। तो जो ओएमसीज का मार्जिन फिक्स हुआ हुआ है, असल में वही उनकी अर्निंग होती है। बाकी पेट्रोल कभी सस्ता हो जाए कभी महंगा हो जाए, वो एक पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है, वो इनकी एक्चुअल अर्निंग्स नहीं होती। इनको कहते हैं इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉसेस। कभी जो है आप सस्ता पेट्रोल ख़रीद लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में महंगा हो जाता है, आपका फ़ायदा हो जाता है, और कभी ये रिवर्स भी होता है। तो जो एक्चुअल आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो ओएमसी मार्जिन से ही आते हैं। तो अगर हम ओएमसी मार्जिन के थ्रू देखें इस कंपनी का या इस पूरी इंडस्ट्री का आरओआईसी, तो वो एक डिसेंट लेवल पे है, 15 से 17% की रेंज में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कंपनी को मल्टी बैगर कैटेगरी में पुट नहीं करूँगा। और इवन दो आप बार बार ख़बरों में देखते रहते हैं कि डीलर्स ने कहा है, ओएमसीज ने कहा है कि हमारा मार्जिन जो है आप वो बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो गया है, हमारे मार्जिन को इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो ये जो ओएमसी मार्जिन इंक्रीज़ हुए हैं, पहले 1 रुपये भी होता था, लेकिन ये इन्फ्लेशन के साथ साथ ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक मुल्क में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो हर 1 रुपया जो है वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से बहुत बड़ी रिलैक्सेशन कोई मिलना ओएमसी मार्जिन में या डीलर मार्जिन में वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो पीछे सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, और मैं समझ सकता हूँ जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका मेन रीज़न ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि इनके बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स हैं पुराने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब सर्कुलर डेट क्लियर करेगी तो इनको मिलेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे पीएसओ की बैलेंस शीट, तो इनके जो ट्रेड डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो इन्होंने बैंकों से कर्जा भी लिया हुआ है उस ट्रेड डेट्स के अगेंस्ट। तो अगर ये बहुत बड़ी पेमेंट पीएसओ को कभी मिलती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है जो बैंकों से कर्जा लिया हुआ है उसको रिटायर होने में भी यूज़ होगा। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा डिविडेंड आ जाए। हाँ, एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि अगर हो गई तो पीएसओ उसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी होगा, और वो ये है कि ये जो सारी कंपनीज़ हैं पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, ये जो इनके पैसे इन्होंने रिसीव करने होते हैं उस पर जो लेट पेमेंट सरचार्ज होता है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी सेटलमेंट लेकर आई जिसके अंदर जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो पीएसओ को मिल गया, और इसके कुछ चांसेस हैं भी, क्योंकि अगर आप ओजीडीसी पीपीएल को देखें, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट से ही जो है ये सारी ट्रेड डेट्स फाइनेंस की हुई हैं, उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ। लेकिन पीएसओ ने ये सारे ट्रेड डेट्स एसएनजीपीएल को जो ज़्यादा दिए उसके अगेंस्ट बैंक से बोरो की, और बैंक को उस कर्जे के अगेंस्ट जो है इंटरेस्ट भी अदा किया। तो इनका केस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम जो लेट पेमेंट सरचार्ज आपसे मांग रहे हैं हमने उसके अगेंस्ट जो है बैंकों को पेमेंट भी की हुई है। इन केस अगर ऐसी कोई सेटलमेंट आती है जिसके अंदर पीएसओ को लेट पेमेंट सरचार्ज मिल जाता है, जो कि पर शेयर बेसिस पे तकरीबन 100 से 200 रुपए तक भी हो सकता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी इस कंपनी के लिए। लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को देखते हुए, लॉन्ग टर्म ओएमसी मार्जिन जो इंक्रीज़ होता है उसको देखते हुए, मेरे हिसाब से अगर आपने सर्कुलर डेट का, रिटायरमेंट का ये जो पूरा प्लान है इसका फ़ायदा उठाना भी है, मेरे हिसाब से ओजीडीसी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बेट है, क्योंकि 600 बिलियन रुपीज़ उनके भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि तकरीबन 150 रुपये पर शेयर बन जाते हैं। और अगर आप ओजीडीसी को देखें, उन्होंने नई नई डिस्कवरीज भी की हैं, ऑयल प्राइस इंक्रीज़
होती है तो उनके प्रॉफिट्स भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर साथ साथ जो सारी न्यू डिस्कवरीज़ हैं जब वो प्रोडक्शन में आएंगे अगले 1-2 सालों में, तो उससे जो है प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे और जो कैश प्रॉफिट्स हैं वो OGDC के काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। सो ये थे मेरे कुछ थॉट्स PSO पे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फहद अली साहब पूछते हैं, व्हाट शुड बी अ फायर नंबर फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अ टियर 1 सिटी। सो फायर, जिन लोगों को नहीं पता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, यानी कि वो एक सेविंग्स का नंबर जहाँ पे मैं अगर पहुँच जाऊँ तो फिर जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरी पैसिव इनकम से ही आ रहे होंगे। यानी कि मैंने जो पोर्टफोलियो बना लिया है उससे जो पैसिव इनकम आ रही है वही मेरे एक्सपेंसेस जो है वो कवर कर रही है और मैं अब रिटायर हो सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको ना ये डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो कहते रहते हैं इन्वेस्टिंग में आपकी कंपाउंडिंग तो हो रही होती है लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है। तो इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करते हुए आप कैसे जो है अपना वो फायर वाला नंबर जो है वो अचीव कर सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट लोगों के लिए ये बताता हूँ। सो अगर हम आज की सूरत हाल देख लें, मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर आप ये एम करें कि मैं जो अपनी कंपाउंडिंग करूँगा इन्वेस्टिंग करके, उससे अगर मुझे 1.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम आने लग जाए आज की रुपये की वैल्यू के हिसाब से, फ्यूचर में जाके वो अमाउंट 3 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, बट वो इतनी चीज़ें मेरी खरीद ले या इतने मेरे एक्सपेंसेस कवर कर ले जो आज मैं एक महीने में 1.5 लाख में करता हूँ। 1.5 लाख का नंबर मेरे हिसाब से बड़ा मुनासिब इसलिए है क्योंकि जब आप फायर अचीव कर भी लेते हैं तो आप कोई कंप्लीटली रिटायर थोड़ी हो जाते हैं। आप अपने पैशन प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, उधर से भी कुछ छोटी मोटी इनकम आ रही होती है, या जो लोग रिटायर हो गए होते हैं उनको कोई पेंशन आ रही होती है। और हम इस पूरी कैलकुलेशन के लिए ये अज्यूम करेंगे कि अगर हमारा पोर्टफोलियो लेट से 1 करोड़ तक पहुँच गया है तो हमारी उस साल की जो पैसिव इनकम है वो सिर्फ 7% अज्यूम करेंगे, ताकि हमारी पैसिव इनकम से हम फायर भी अचीव कर लें और हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहे। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को सारा कुछ देखते हुए 1.5 लाख आज की वैल्यू के हिसाब से एक बड़ा मुनासिब नंबर है पैसिव इनकम पर मंथ का, जो कि आपको टारगेट करना चाहिए टियर 1 सिटी के लिए। तो अब मैं आपको 3 प्लान्स बताता हूँ। पहला प्लान होगा जिसके अंदर आप जो है 10 साल में ये अचीव करेंगे, दूसरे प्लान में आप 15 साल में अचीव करेंगे और तीसरे प्लान में आप 20 साल में अचीव करेंगे। ऑब्वियसली जितना अरसा लंबा होगा उतनी कम आपको जो है मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि आप जो है इस गोल तक पहुंच सकें। तो अगर हम 20 साल वाले प्लान से शुरू कर लें तो आज से 20 साल बाद जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का 9% का, यानी कि हर 8 साल बाद जो है आपके रुपए की जो वैल्यू होती है वो आधी रह जाती है। तो आज अगर आपने 1.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम क्रिएट करनी है तो 20 साल बाद वो बन जाएगी तकरीबन 9 लाख रुपए की, यानी कि साल का ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। और अगर हम 7% रूल लगाएं तो उसके हिसाब से हमारा जो पोर्टफोलियो है 20 साल बाद वो 15 करोड़ का होना चाहिए, ताकि वो हर साल हमें जो है तकरीबन 1 करोड़ की पैसिव इनकम या डिविडेंड्स जो है वो अर्न करके दे रहा हो। बिल्कुल हो गए होंगे, हैरान हो गए होंगे कि 15 करोड़ इतना बड़ा नंबर, लेकिन अब मैं आपको जब इसको प्लान में कन्वर्ट करके दूंगा तो आप देखिएगा कि ये काफ़ी अचीवेबल है। तो अगर हम इसकी बैकवर्ड वर्किंग करें और हर महीने जो है 50,000 रुपीज़ जो है उसको स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म रिटर्न 17%, और 17% मैं आपके लिए इसलिए यूज़ करता हूँ विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो वो एवरेज पर ईयर 22% है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बिल्ड करते हैं क्योंकि इधर हम अपनी लाइफ सेविंग्स जो हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। तो 50,000 पर मंथ, और हर साल बाद जब थोड़ी सी इन्फ्लेशन होगी तो आपने अपनी सेविंग को 10% से बढ़ा देना है। इन्फ्लेशन भी उतनी होगी, आपने भी जो है अपनी सेविंग्स को 10% से बढ़ा देना हर महीने की, तो दूसरे साल में 50,000 जो है वो 55,000 हो जाएगा। इस पूरे प्लान को आप फॉलो करेंगे तो 20 साल बाद आपका पोर्टफोलियो जो है कंपाउंड होकर 15 करोड़ के आसपास हो सकता है और आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। अब इसमें अभी हमने अज्यूम किया है कि शुरू में हमारे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी और हम हर महीने जो है आज से ही शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए हैं, आप उसको भी लंप सम हमारे कैलकुलेटर जो हमारी वेबसाइट पे है उस पर ऐड करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो 50,000 के बजाय 40,000 भी हो सकती है और आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। या अगर आप शुरू में 10 लाख लगाएंगे और महीने के 50,000 ही सेव करते रहेंगे 20 साल के बजाय शायद आप 15-17 साल में अपना टारगेट अचीव कर लें। इसी पूरे प्लान को, इसी सारे डायनामिक्स को अगर हमने 15 साल में अपना फायर अचीव करना है, उस टाइम पे जो 1.5 लाख रुपए आज की पैसिव इनकम है उसकी वैल्यू होगी तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए। तो हम वही बैकवर्ड वर्किंग करते हैं और ये हमें हमारा SIP कैलकुलेटर जो ARN फाइनेंशियल्स की वेबसाइट पे भी है वो हमें बता रहा है कि अगर आज से आप पर मंथ 75,000 की सेविंग शुरू करेंगे और हर साल उस अमाउंट को 10% बढ़ाएंगे और 17% पर कंपाउंड करेंगे तो 15 साल में आपका पोर्टफोलियो जो है वो रफली 8 से 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और उस पे सेम 7% का पैसिव इनकम का रूल अप्लाई करेंगे
तो फिर हमें जो है मंथली जो पैसिव इनकम चाहिए 5 से 6 लाख की, वो अचीव हो जाएगी। और सेम चीज़ हमारे हाई इनकम अर्नर्स, आईटी सेक्टर से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग करते हैं, डॉलर में इनकम कमाते हैं, या एक अच्छी पोस्ट पे हैं एक मल्टीनेशनल में या एक बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे, लेकिन अभी तक अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं की, और आप 10 साल में जो है ये अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर महीने जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो सेव करने पड़ेंगे। और तकरीबन 10 साल में आपको हर मंथ जो है तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम चाहिए होगी। और अगेन 7% का रूल अप्लाई करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा जो कि आपको 7% जो आपकी पैसिव इनकम होगी वो आप मंथली 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए जो है उससे फायर अचीव कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने अभी तक शायद उस पर फोकस ना किया हो, वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने ये सोचा है कि हम अपने पोर्टफोलियो का हर साल जो है 7% खर्च करेंगे। तो अब आप क्या करें, इस इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने के लिए ARN फाइनेंशियल्स की वेबसाइट पे SWP कैलकुलेटर पे जाएं। SIP की तो सब बात करते हैं, SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि अब मैंने अपना जो फायर का टारगेट था, लेट से 5 करोड़ रुपए का था, मैंने वो अचीव कर लिया है, और हर साल मैं उसमें से 7% पैसिव इनकम जो है खर्च कर रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 35 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर महीना, लेकिन अर्न तो मैं 17% कर रहा हूँ। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो साथ साथ ग्रो भी हो रहा है। तो अगर आप 17% प्रॉफिट में से 7% खर्च कर लेंगे, 10% को ग्रो होने देंगे, तो आपका वो पोर्टफोलियो जिसकी वैल्यू 5 करोड़ थी, वो 7 साल बाद जो है उस पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो भी 10 करोड़ के करीब चली जाएगी। क्योंकि हम पूरा प्रॉफिट थोड़ी खर्च कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 7% पैसिव इनकम जो है उसको खर्च कर रहे हैं और पोर्टफोलियो को साथ साथ कंपाउंड भी होने दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहता है, आप उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन भी कर सकते हैं, साथ साथ आपकी एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाती है। आप चाहें तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप चाहें तो अपना पैशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आज बड़ी एक ज़बरदस्त सवाल था और उस पर हमने पूरा एक कैलकुलेशन की कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में अगर आपने फायर अचीव करना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी चाहिए, प्लान कैसे करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है कि AI की जो पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी आ रही है, और अमेरिका में भी जैसे AI के IPOs आ रहे हैं, बातें हो रही हैं कि AI का बबल बस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट सिस्टम्स लिमिटेड पे क्या हो सकता है या पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर पे क्या हो सकता है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने थॉट्स। लेकिन इससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात मेरे माइंड में आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से AI टेक्नोलॉजी को एक थ्रेट के बजाय ऐसे सोचना चाहिए कि ये एक इक्वलाइज़र है। यानी कि IT कंपनीज़ जैसे कि इंडिया की कंपनीज़ या दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि सिस्टम्स लिमिटेड से और ज़्यादा बड़ी हैं, जब AI आ जाती है तो सब जो है सेम सब्सक्रिप्शन से सेम स्किल का काम जो है वो कर सकते हैं। और ये सेम थीम जो है, जो थोड़े एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज होती हैं वो इस तरीके से सोचती हैं, वो इसको थ्रेट के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक इक्वलाइज़र के तौर पे देखती हैं। और सिस्टम्स की मैनेजमेंट CEO आसिफ पीर भी इसी माइंडसेट के इंसान हैं और उन्होंने ये थॉट्स जो हैं कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस में शेयर भी किए हैं। लेकिन आपको साथ साथ इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि हर किसी को ये बात नहीं पता और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इससे थोड़े से घबराए होंगे। इवन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इस इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने अगर इंडियन स्टॉक मार्केट देखी हो तो उनके जो सारे IT जाइंट्स थे उनकी शेयर प्राइसेस जो हैं 20-30-40% तक नीचे आ गई जब से ये जो AI टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये उसके बावजूद है कि इंडिया की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हुई है, यानी कि एक्सपोर्ट वाले बिजनेसेस तो डीवैल्यूएशन से उनको फ़ायदा होता है, उनके प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं, फिर भी उनकी शेयर प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं। तो इस पूरी डेवलपमेंट को इन्वेस्टिंग एंगल में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हैं, और ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो ये है कि अगर आप पहले सोच रहे थे
कि सिस्टम्स को मैं लेट से 15 पी रेशो पे बाय करूँगा, तो अब आप थोड़े कंजर्वेटिव हो जाएं, आप कोशिश करें कि इसको 10 to 12 पी रेशो पे बाय करें। तो जैसे पिछला साल ख़त्म हुआ था, सिस्टम्स लिमिटेड के प्रॉफिट्स पर शेयर जो थे वो तकरीबन 7.5 थे, और इस साल में शायद 9-10 के आसपास हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसी प्राइस पे बाय करें जो कि 100 के आसपास हो सकती है, कि अगर ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ थोड़ी बहुत प्ले आउट हो भी, तो भी मैंने इस कंपनी को एक अच्छी प्राइस पे ख़रीदा हुआ है। और अगेन मैं अपने थॉट्स जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी को डिटेल में पढ़ना चाहिए, फिर उसकी मैनेजमेंट की बातें भी थोड़ी सी सुननी चाहिए, और थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये कंपनी ओवरऑल करती क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए सिस्टम्स लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि अब इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है वो मिडिल ईस्ट से लिंक है, तो रिसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में सिस्टम्स लिमिटेड की मैनेजमेंट ने बताया है कि हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो तो सही चल रहे हैं, लेकिन जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हम सोच रहे थे, जिस स्पीड से हम सोच रहे थे कि वो साइन होंगे, उसमें थोड़ी सी जो है वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया है। और ये नेचुरल होता है, जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है तो बिजनेसेस नए कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट चल रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और जिशान साहब पूछते हैं कि ये जो यूएसए ईरान की वॉर चल रही है, उससे जो ऑयल प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है कभी, उससे ओजीडीसी, पीपीएल, मारी की अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑयल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि ओजीडीसी, पीपीएल के लिए ज़्यादा बेहतर है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम रहें, उससे जो है इनकी शेयर प्राइस इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये समझें, जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम पॉलिसीज़ है ना, यानी कि जो आप ऑयल निकालते हैं, जो आप गैस निकालते हैं, उसकी जो प्राइसेस जिस तरीके से फिक्स हुई हैं, तो जब ऑयल ऊपर जाता है तो इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। वो इसलिए कि गैस की बहुत ज़्यादा फील्ड्स जो कि 2001 पॉलिसी या उससे पुरानी पॉलिसी में आती हैं, उनकी प्राइस तो ऑलरेडी $3 पे कैप्ड है। तो ऑयल अगर 100 पे भी चला जाए तो भी आपको $3 ही मिलने हैं, और तकरीबन 50% रेवेन्यू जो है इन कंपनीज़ का गैस से ही आता है। फिर हम ऑयल पे भी अगर आ जाएँ, तो ऑयल में भी विंड फॉल लेवी जो है 40 से 50% की पेट्रोलियम पॉलिसीज़ में इंक्लूडेड है। यानी कि अगर ऑयल 50 से 70 पे चला जाता है या 70 से 90 पे चला जाता है, तो वो जो $20 का इंक्रीज़ है उसमें से कंपनी को तकरीबन $10 ही मिलता है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को विंड फॉल लेवीज़ की सूरत में चला जाता है। तो रफ रूल ये है ओजीडीसी के लिए, अगर ऑयल प्राइस जो है तकरीबन $20 से बढ़ती है, तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन 10% बढ़ जाते हैं, 10-12%। तो अगर लेट से पहले प्रॉफिट्स जो थे वो 40 रुपीज़ के थे एक साल के, और वो अब बढ़ के 45-46 हो जाते हैं, लेकिन जब ऑयल प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऊपर होती है, और फिर जो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के प्लान्स होते हैं वो थोड़े से रुक जाते हैं, तो फिर इन कंपनीज़ को जो है पी रेशो कम मिलने लग जाता है। तो 8 के बजाय अगर उसी इंक्रीज्ड अर्निंग्स को 7 पी रेशो मिलता है, तो शेयर प्राइस एंड में जो डिटर्मिन होती है वो सेम हो जाती है। और फिर आपको पता है, जब ऑयल इंक्रीज़ होता है, गैस की थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, तो फिर सर्कुलर डेट के चांसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये प्राइस जो है वो पास ऑन करनी होती है। और सर्कुलर डेट तो आपको पता है इन कंपनीज़ का कितना बड़ा मसला है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर देखें, तो ऑयल $60-70 की रेंज में रहे तो इन कंपनीज़ की अर्निंग्स जो हैं वो भी ठीक तरीके से रहती हैं, कैश प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं, और इनको एक अच्छा पी रेशो भी मिल जाता है। तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए ऑयल प्राइस के साथ साथ आप ये भी देखें कि ऑयल डिस्कवरीज़ कौन ज़्यादा कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम कौन अपनी बढ़ा रहा है। हाँ, इस पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट का एक फ़ायदा ये हुआ है, क्योंकि दुनिया ने पूरा देखा है कि कितना बड़े रिस्क पे हो सकते हैं जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, तो इन कंपनीज़ ने अपनी लोकल ऑयल प्रोडक्शन, लोकल गैस प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दिया है। उससे जो है इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और ओजीडीसी और पीपीएल भी उस फील्ड में पार्टनर है, जो अभी रिसेंट अनाउंस हुई थी बरगज़ई, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 बैरल्स पर डे ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो 1-2 साल में इंक्रीज़ होगी। तो वो ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हैं कंपेयर टू ऑयल प्राइस का इंक्रीज़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फसीउल हसन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया हुआ है, मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूँ। हाउ डू बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स मैच एट 3% मार्केट अप एट 9:30 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन देयर इज़ गुड न्यूज़ एट द प्रीवियस डे। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक दिन जैसे ऑयल प्राइसेस रात को बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, या कोई सीज़ फायर की न्यूज़ आ गई, तो अब सबको पता है कि अगले दिन मार्केट में जो है 5,000, 6,000, 7,000 पॉइंट जो है इंक्रीज़ होना है। तो अब मैं उसका फ़ायदा कैसे उठा लूँ कि सुबह ऑर्डर लगा के। तो मैं पहले तो थोड़ा सा ये जो सुबह जो ऑर्डर्स लगते हैं 9:30 पे या फ्राइडे को 9:15 पे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले दिन प्राइस जहाँ भी क्लोज हुई हो, जब सुबह 9:30 पे प्री ओपनिंग 2 मिनट के लिए स्टार्ट होती है, उसमें जो न्यू कंडीशंस होती हैं दुनिया की या पाकिस्तान की, लेट से बजट आ गया है, कोई सेक्टर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंस हो गई है, या ओवरऑल सुपर टैक्स
जो है वो रिड्यूस हो गया है, सब कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो फिर न्यू सिचुएशन के हिसाब से बायर्स भी अपनी बिड लगाते हैं। लेट्स से एक शेयर था वो 200 रुपये पे क्लोज हुआ था, तो बायर्स कहेंगे मैं तो 205 पे भी लेने को रेडी हूँ। इसी तरीके से सेलर कहेगा मैंने तो बेचना ही नहीं है, मैं तो 215 से कम पे बेचूंगा ही नहीं। तो इसी तरीके से बायर्स भी अपनी बिड्स लगाते हैं, सेलर्स भी अपनी बिड्स लगाते हैं, और वो जहाँ मैच होती है वो ओपनिंग प्राइस होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले दिन क्लोज हुआ है उस पर आएगी। तो इन शॉर्ट आपका जो सवाल है कि अगर रात को कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो अगले दिन जो है मैं उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, उसका तरीका यही है टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। आपको पता है कि अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे, एक बहुत फेमस सेइंग है इन्वेस्टिंग के बारे में कि इफ़ यू मिस द टॉप 5 to 10 डेज इन द लास्ट 5 ईयर्स, आपके जो प्रॉफिट्स हैं स्टॉक मार्केट में वो हाफ हो जाते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मल एक कंपाउंडिंग की रेंज देखें, हर 4 साल में जो पैसे स्टॉक मार्केट में एवरेज रिटर्न के हिसाब से डबल हो रहे होते हैं, अगर आप उन 4 सालों के जो टॉप 10 डेज़ होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है, अगर वो आप मिस कर देंगे तो शायद आपका 50% प्रॉफिट भी ना बने। तो इसी वजह से कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। अब हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और अली साहब पूछते हैं कि आपने कंपाउंडिंग कैसे करनी है, तो बड़ा अच्छा सिखा दिया, लेकिन जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग होगी, उतनी जल्दी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगा। तो इससे रिलेटेड कोई टिप्स बताएं कि इनकम कैसे इंक्रीज़ करनी है। और इसके साथ साथ शाहिद महमूद साहब ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि वो लोग जो अपनी 50s में रिटायर हो गए हैं और उनके पास जो है 10 to 15 मिलियन का पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। हम लोग मंथली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है SIP प्लान तो बहुत डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जो लोग लेट से रिटायर होने वाले हैं या हो गए हैं, उनके पास मंथली कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं है लेकिन एक लमसम अमाउंट है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं पहले अली साहब का जो क्वेश्चन है कि इनकम कैसे इंक्रीज़ करनी है, इस पे 2-3 टिप्स शेयर कर देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल पे इस पे बात करेंगे। बट मेरे हिसाब से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक तो आप जहाँ भी काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जो है ना देखें इंसानों में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जॉब पे इंसानों से इंटरेक्शन नहीं होता, उनको ज़्यादातर काम जो है कंप्यूटर पे करके देना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती। तो कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अपने बॉस से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, या आपने जब कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने उसकी जो है वैल्यू कैसे डिलीवर करनी है, या जब आपका साल कंप्लीट हुआ है आपने अपनी जो सैलरी है उसके बारे में बात करनी है, तो कैसे जो है अगले बंदे को अपनी वैल्यू शो करनी है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 बुक्स रेकमेंड करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जो मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है और मैंने बहुत उससे लर्न किया है, और ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगी। एक है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, और दूसरी है इन्फ्लुएंस, और तीसरी है क्रूशल कॉन्वर्जेशंस। ये 3 टॉप दुनिया की कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक्स हैं, तीनों मैंने पढ़ी हुई हैं और तीनों को मैं रेकमेंड करूँगा। इसके साथ साथ जो प्रोफेशन वाली साइड है ना, जो आपने अपने आप को माइंडसेट जो चेंज करना है, मेरे हिसाब से सबसे एक लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरी पहले सैलरी इंक्रीज़ होगी तो फिर मैं जो आउटपुट देता हूँ अपनी कंपनी को, या जो काम मुझसे एक्सपेक्टेड होगा प्रमोशन के बाद वो करना शुरू करूँगा। लेकिन दुनिया इस तरह काम नहीं करती। कंपनीज़ जो हैं उसी को प्रमोट करेंगे जो वो ऑलरेडी देख रहे हों कि जब प्रमोशन के बाद जिस लेवल पे जाएगा वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये अभी से जो है करने लग गया है। तो हम खुद अपनी कंपनी में भी सेम रूल फॉलो करते हैं, अपनी टीम में सबको बता देते हैं कि नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आपको ये स्किल्स जो है एक्वायर करनी है, और जिस दिन आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से करने लग जाएंगे तो आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। तो इस तरह से सोचना थोड़ा सा शुरू करें कि पहले मुझे, जैसे बिजनेस भी आप करते हैं ना, पहले आपको वैल्यू डिलीवर करनी होती है, फिर आपका क्लाइंट जो है आपको पेमेंट करता है। तो इसी तरीके से अगर आप जॉब करते हैं तो पहले अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पहले आप वो सारे काम करने शुरू हो जाएं जो आपसे एक्सपेक्टेड होंगे जब आपकी प्रमोशन होगी, और फिर आप देखिएगा आपके प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 70-80% से बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं शाहिद महमूद साहब के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अनक्लियर है, इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास सेविंग्स हैं 10 to 15 मिलियन की। अब थोड़ा सा जो पार्ट अनक्लियर है वो ये है कि मंथली जो पेंशन या दूसरी जो सैलरी या दूसरी चीज़ें आ रही हैं इनकम, उससे हम अपने मंथली एक्सपेंसेस तो कवर कर लेते हैं, और ये अमाउंट जो है ये हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या जो लेट से शादी के खर्चे आते हैं उन सब के लिए जो है इससे सेविंग करना चाहते हैं। तो खैर मैं दोनों चीज़ों को ही कवर कर लेता हूँ। अगर इसी इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम भी क्रिएट करनी है, एक्सपेंसेस भी कवर करने हैं और साथ साथ उसको कंपाउंड भी करना है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं और इनको मैक्सिमम कंपाउंडिंग पे लगाना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो शाहिद महमूद साहब की सिचुएशन में होते हैं ना, उनकी डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी ये होती है
कि या तो अगर उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है जैसे शाहिद साहब के पास है, तो वो कोई 1-2 अपार्टमेंट लेके रेंट पे दे देते हैं, सही है। उससे पैसिव इनकम भी जनरेट होती रहती है, और फिर जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसों की या नेक्स्ट जनरेशन में डिवीजन करना होता है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को सेल करके डिवाइड कर लेते हैं। और दूसरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास इतनी सेविंग नहीं होती कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, कोई अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, तो फिर आप नेशनल सेविंग्स के अंदर जो फिक्स्ड इनकम वाले रिटर्न्स आ रहे होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उससे जो मंथली इनकम आ रही होती है उससे अपने एक्सपेंसेस करते हैं। सो अगर हम फर्स्ट डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी को देखें और लेट से 15 मिलियन के 1 या 2 अपार्टमेंट 75 लाख के हैं, तो उससे जो अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान में रेंट आता है एक महीने का, वो होता है तकरीबन 30 से 35 हज़ार कंबाइंड दोनों प्रॉपर्टीज़ का। यानी कि अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 15 मिलियन की होगी तो उससे कोई रेंट 35,000 के आसपास आ रहा होगा। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी को देखते हुए और इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए कि अगले कुछ सालों में आपके एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए, तो मेरे हिसाब से एक 50-50 का स्प्लिट जो है ना बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि आप अपनी 50% सेविंग्स जो हैं नेशनल सेविंग्स या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर लें, ताकि उसमें कोई वॉलेटिलिटी ना आए और उस पर आपको तकरीबन 10% का प्रॉफिट भी आता रहे साल का। और बाकी 50% जो है वो थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो आपको डिविडेंड अर्न करके देंगे। तो अगर आप ये हाइब्रिड स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो लेट से 75 लाख रुपीज़ जो हैं वो फिक्स्ड इनकम किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिए, और आफ्टर टैक्स जो है आपको साल का 5 लाख रुपए तो यहाँ से आ गया, यानी कि 40,000 पर मंथ। तो और देखें आपने अभी सिर्फ 50% अपना पोर्टफोलियो यूज़ किया है और आपकी पैसिव इनकम जो है ऑलरेडी पहले से इंक्रीज़ हो गई है। और अब जो बाकी 50% है उसको थोड़ा सा समझ के, अगर ऑलरेडी आपका कभी आइडिया नहीं है आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा समझ के अच्छी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग हो सकती है, किसी एडवाइज़र के साथ जुड़ना जो है जो आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ हो सकती है, तो आप उसको ग्रोथ एंगल दे देंगे अपनी 50% सेविंग्स को, और यहाँ से भी आपको जो है एक अच्छी पैसिव इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो आप कंबाइन करेंगे तो शायद आपकी पैसिव इनकम जो है पहले 35,000 थी हर महीने की, और वो 55-60,000 तक चली जाएगी, और लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग भी जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू अच्छी हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि कुछ खर्चे अगर आपने 4-5 साल बाद करने हैं, तो उस वक्त अगर स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो आप वहाँ से भी थोड़े से पैसे निकाल सकते हैं। अगर उस टाइम पे स्टॉक मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई और आप अंडर वैल्यूएशन वाले टाइम पे जो है बेचना नहीं चाहते, आपको पता ही अगले कुछ सालों में बहुत अच्छा मुझे रिटर्न देगी, तो आप अपने फिक्स्ड इनकम वाले पोर्शन से थोड़े से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो कंबाइंड हाइब्रिड स्ट्रेटजी है इसका रिटर्न पर ईयर तकरीबन 13-14% बन जाएगा। 9-10% पाकिस्तान में फिक्स्ड इनकम की एवरेज है एक साल की, और स्टॉक मार्केट की 18 से 19%। तो आपकी पैसिव इनकम भी इंक्रीज हो गई, आपकी कंपाउंडिंग भी जो है अच्छे तरीके से हो रही है। और अगेन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप SWP कैलकुलेटर जो है उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी सेविंग्स का 7% हर साल खर्च भी करता रहूँगा, फिर भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कंपाउंड होकर 10 साल बाद मेरे पोर्टफोलियो को डबल भी कर देगा। सो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है फाइनेंशियल लिटरेसी के रूल्स को देखते हुए। और मैंने खुद देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग रिटायरमेंट के बाद जो है एक घर या 2 घर, जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, वो 2 घर रेंट पे दे देते हैं और रेंट से जो है अपने एक्सपेंसेस चला रहे होते हैं। तो चलें, जिसके पास एक घर है या एक अपार्टमेंट है उसके पास शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी इस तरह की 2 रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी से ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि डेटा आपको बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट को बीट करेगी। और डिविडेंड यील्ड, यानी कि जो डिविडेंड आ रहा होता है आपको हर महीने का, हर 3 महीने का, वो भी स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। हमारे बहुत सारे लोग जो 50+ हैं और उनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है लेकिन मंथली लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि अगर आपको पता है कि कुछ मेरे एक्सपेंसेस हैं जो 1-2 साल बाद मैंने करने हैं, तो फिर आप अपना स्टॉक मार्केट वाला जो पोर्शन है उसको कम कर लेंगे, फिक्स्ड इनकम वाले पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अगर आपको पता है कि अगले 10 साल में कुछ एक्सपेंसेस आ ही नहीं रहे, तो फिर आप स्टॉक मार्केट वाली परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको टिंकर करके अपने हिसाब से एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमें मौसूल हुए थे, और टाइम की कमी की वजह से इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है हमने आंसर करके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल वीडियो। मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपके क्वेश्चंस आंसर करके, और आपके क्वेश्चंस आंसर करके मेरे खुद के भी कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो में मुलाकात होगी। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।